हमारे देश में सबसे ज्यादा अंधेपन का शिकार लोग हैं। इंडिया इज कंसिडर्ड एज अ ब्लाइंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। विद्या वीरम के आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे एक ऐसे एनजीओ के बारे में जो दृष्टिहीन दिव्यांग लड़कियों को शिक्षण प्रशिक्षण देती है। महेश दृष्टिहीन कल्याण संघ एक ऐसी संस्था है जो अब तक 3000 से अधिक लड़कियों को लाभान्वित कर चुके हैं। एजुकेशन और स्किल्स के साथ साथ डिफरेंट डांस, आर्ट, म्यूजिक, कंप्यूटर्स, ये सब निःशुल्क यहाँ सिखाया जाता है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर डॉली जोशी मैम, जो पिछले 17 साल से इस एनजीओ में एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर हैं। शी इज अ गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम डीएवीवी यूनिवर्सिटी एंड अ पीएचडी होल्डर इन साइकोलॉजी। हम स्वागत करते हैं डॉली मैम आपका हमारे इस पॉडकास्ट पे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर। ओके, थैंक यू मैम। इस एनजीओ में कैसे? एक्चुअली हमारा ड्रीम था शुरू से इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का। शुरुआती दौर में जब मैं खुद स्टूडेंट हुआ करती थी तो कुछ इस तरह के चाइल्ड लेबर्स बच्चे जो नोमैडिक ट्राइब्स के होते हैं उन्हें हमने पर्सनल लेवल पर एजुकेट किया। जब ही से ऐसा लगा कि इस तरह के सोशल कॉज में हमें हमारा 100% देना चाहिए। फिर यहाँ पर हमारा जॉब लगा तो हमें लगा कि पैसे के साथ साथ अगर हमें खुशी भी मिलती है तो हमें ऐसी जगह से एसोसिएट होना चाहिए, और इस ड्रीम को लेकर हम यहाँ पर आज हैं। मैम, क्या अनुभव करती हैं आप जब इन लड़कियों को देखती हैं? अनुभव तो ये है कि जब शुरुआत में आए थे तो ऐसा लगता था कि नहीं, शायद आंखों के बिना हम हमारे जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। बट धीरे धीरे जब हम इनसे जुड़े तो हमें ये पता चला कि नहीं, ये बच्चे वो सब कर सकते हैं जो एक नॉर्मल बच्चा भी नहीं कर सकता है। बस हमें इन्हें एक प्लेटफॉर्म देना है, समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है ताकि ये उसमें जुड़कर अपने आप को प्रूव कर सके, अपने आप को सिद्ध कर सके और अपनी पहचान बना सके। अभी मैम संस्था में लगभग कितनी लड़कियां हैं? वर्तमान में संस्था में लगभग 200 दृष्टिबाधित बालिकाएं हैं। जैसा कि आपने बताया, लगभग 3000 से ज्यादा बच्चियां यहाँ से एजुकेशन लेकर निकल चुकी हैं। वे बेहतर जगह पर अपना काम कर रही हैं। कई बच्चियां बैंक में ऑफिसर्स हैं, कई बच्चियां शिक्षिकाएं हैं, गवर्नमेंट टीचर्स हैं, कई रेलवे में काम कर रही हैं। तो ये सभी हमारी संस्था का नाम और खुद को साबित कर रही हैं। तो मैम, मैं इमेजिन ही नहीं कर सकती हूँ कैसे आप इनको ट्रेन करते हैं इन लड़कियों को। एक्चुअली ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम उन्हें कुछ सिखाते हैं तो वो हमें सिखाती हैं। अच्छा। यस। आंखें होकर हम उन्हें कुछ देना चाहते हैं और वो इस पूरी प्रोसेस में आंखें नहीं होकर हमें बहुत कुछ दे जाती हैं। पहले लगता है ये बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ये आंखों के बिना भी अपनी इमेजिनेशन के द्वारा हमें महसूस करती हैं, हमारे इंस्ट्रक्शन सुनती हैं। अपनी आंखों का इस्तेमाल ये कानों के माध्यम से करती हैं और हम इन्हें जो भी चीजें सिखाते हैं मुझे लगता है नॉर्मल बच्चों से बेहतर तरीके से सीख पाती हैं। और अभी तो कई सारे स्मार्ट डिवाइस लॉन्च हो चुके हैं। ये जो डिवाइस आप देख रहे हैं, एनी स्मार्ट डिवाइस हम इसे कहते हैं, जो टेबल पर रखा हुआ है, ये जो क्लास नर्सरी से 4th स्टैंडर्ड तक के बच्चे होते हैं जिन्हें बेसिक ब्रेल, इन लोगों की लाइफ में ब्रेल लैंग्वेज बहुत मायने रखती है। मतलब ब्रेल लैंग्वेज इनके लिए जैसे हमारा मदर टंग हिंदी है, वैसे इनको भी ब्रेल का अपना एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये डिवाइस हमें अभी गवर्नमेंट से मिले हैं, तो उन्होंने इसमें सारे जो भी स्मार्ट चीजें होती हैं उन्हें इस डिवाइस में कर दिया है ताकि बच्चे जब भी हेडफोन लगाएं और इसे प्रेस करें इसके बटन्स को, तो वो इसके माध्यम से स्मार्ट तरीके से ब्रेल सीख रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी उपलब्धि है जो इस ब्लाइंड फील्ड के लिए की गई है। साथ ही हम यहाँ पर स्कूल चलाते हैं जो नर्सरी से 8वीं तक होता है। हमारी कई सारी टीचर्स हैं जो ब्रेल में ट्रेंड हैं, स्पेशल बीएड किए हुए हैं, जो इन बच्चों को स्पेशल एजुकेशन के माध्यम से 8वीं तक की शिक्षा उपलब्ध करवाती हैं। 9 से 12 तक हमारे बच्चे सीएम राइज स्कूल अहिल्या आश्रम जाते हैं। वहां के बाद जीजाबाई कॉलेज अपनी हायर एजुकेशन बच्चे वहां से लेते हैं। ओके। सो मैम, जितने भी जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं जो ये पॉडकास्ट आज का हमारा देख रहे हैं, आप एजुकेशन को लेके उन्हें क्या गाइडेंस देना चाहेंगी? गाइडेंस तो हम यही देंगे कि हम एक जो लकीर के फकीर जो चल रहे हैं कि बस क्लास में हम बैठ जाएं और बच्चों को पढ़ाएं,
ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी जो जो स्मार्ट तरीके से बच्चों की टीचिंग हो रही है, जो लर्निंग मेथड्स है, हम खुद बच्चों के लिए कुछ अपनी लर्निंग मेथड्स डेवलप करें। हम इतने समय से इन दृष्टिबाधित बच्चों के बीच में हैं, तो हमें समझता है कि इस बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी कितनी है, इसका कितना अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता है। तो ये सारी जो एक्स्ट्रा चीजें हैं हम खुद पढ़ाई के साथ साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और बच्चों की एजुकेशन को आगे बेहतर तरीके से बढ़ा सकते हैं। आई एम श्योर आपकी ये जो भी इंफॉर्मेशन है लोगों तक पहुंचेंगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा इन लड़कियों को लाभ हो सके और लोग समझ सके कि एग्जैक्टली क्या चेंजेस उनके एजुकेशन सिस्टम में हमें करना चाहिए। अभी कुछ समय पहले ही मोस्ट प्रोबेबली 10-12 दिन पहले हमने हमारे बच्चों को श्रीनाथ फिल्म दिखाई। अच्छा। श्रीकांत फिल्म दिखाई है। और श्रीकांत फिल्म हमें एक ऑर्गेनाइजेशन है उनके सपोर्ट से दिखाई गई। वो लोग भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। वो बच्चों को सारी जो बुक्स हैं वो ऑडियो में प्रोवाइड कर रहे हैं। बच्चे देख नहीं पाते, सुन सकते हैं बहुत अच्छे से। तो सारी एजुकेशन से रिलेटेड किताबें, उनकी जीके की जितनी किताबें हैं जिससे उनका जीएस जनरल स्टडीज से रिलेटेड नॉलेज बढ़े, इम्प्रूव हो, तो उन लोगों के ग्रुप ने हमें ये प्रपोजल दिया कि मैडम हम श्रीकांत फिल्म दिखाना चाहते। और हमारे बच्चे C21 गए, वहां श्रीकांत मूवी देखी। डेफिनेटली हमारे बच्चे बहुत खुश हुए वो फिल्म देखकर, और उनको एक नया विजन मिला है लाइफ को लेकर, जिसमें श्रीकांत में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है कि ब्लाइंड बच्चे जो हैं वो मैथ्स नहीं ले सकते हैं, साइंस नहीं पढ़ सकते हैं। ये सेम प्रॉब्लम हम लोग भी फेस कर रहे हैं। हमारे बच्चे सिर्फ 8 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। अच्छा। लेकिन कई बच्चे जिनका मैथ्स बहुत अच्छा है, रीजनिंग बहुत अच्छा है, लेकिन वो नहीं पढ़ सकते क्योंकि हमारी एजुकेशनल पॉलिसी इस तरह की है। तो हमें ये देखकर हमें भी ये सीखने को मिला कि हम बच्चों के लिए फाइट करें, हम एजुकेशन सिस्टम तक अपनी बात पहुंचाएं। अगर बच्चा कैलिबर है बच्चे में, वो करना चाहता है, तो क्यों नहीं उसको साइंस दिया जाता और मैथ्स दिया जाता है। तो एक विजन हमें भी मिला, हमारे बच्चों को भी मिला। और जिस तरह से वो MIT में एडमिशन लेता है श्रीकांत और सारा वो पढ़ता है, तो वैसे हमारे बच्चों को भी एक ड्रीम मिला है कि आगे वो भी इस तरह की एजुकेशन ले सकते हैं। मैम आपकी बातें सुनकर ही इतना अच्छा लग रहा है, मतलब कितना अच्छा अनुभव आपके लिए, बच्चों के लिए ये होगा। डेफिनेटली मतलब NGO ब्लाइंड्स जो भी आपकी ये लड़कियां हैं यहाँ पर, जो उनके लिए कितना अच्छा नेकी का काम कर रहा है। नेकी का नहीं, हमारा स्वार्थ है कहीं ना कहीं। हमें यहाँ से ऐसा लगता है हमें जुड़ने से हम कुछ पुण्य कमा रहे हैं, हम कुछ बेहतर कर रहे हैं, कुछ हमारे ऐसे कुछ कर्म हैं जिनसे हम कुछ बच्चों की आंखें बनकर उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। हमें मौका दिया है ईश्वर ने, इनका दीपक बनकर आगे इनको फैलाने का, रोशनी फैलाने का। हम सिर्फ एक मीडिएटर हैं। जिस तरह से आप मीडिएटर बनकर हमारी बात नॉर्मल लोगों तक पहुंचा रहे, वैसे हम भी मीडिएटर हैं इन बच्चों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए। मैम आप सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगी? सरकार बेसिकली सामाजिक न्याय विभाग से हमें मान्यता मिली हुई है। सामाजिक न्याय विभाग बेहतर तरीके से इन बच्चों का ख्याल रख रहा है। कई सारी पॉलिसीज है, जैसे एजुकेशन को लेकर है, इनकी हर महीने कुछ स्कॉलरशिप बच्चों का आता है, तो वो सरकार हमें प्रोवाइड करती है। सामाजिक न्याय विभाग, अभी जो एनी की हम बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय विभाग का ही प्रयास है। अच्छा। उसके अलावा सामाजिक न्याय विभाग यहाँ पर लॉजिंग, बोर्डिंग और जितना भी इनका अनुदान होता है वो बच्चियों को देता है। जो भी निःशुल्क हम कर रहे हैं काम, वो सामाजिक न्याय विभाग और हमारे जो विशेष रूप से दानदाता हैं उनकी मदद से ही कर रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन लगभग 50 साल पुरानी है। अच्छा। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो निःशुल्क रूप से इतनी बड़ी संख्या में बच्चों को रेसिडेंशियल रूप से एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। और कई सारी पॉलिसीज है जो सरकार मिलकर इन बच्चियों के लिए चला रही है, और डेफिनेटली इन बच्चों को लाभान्वित बड़े स्तर पर सामाजिक न्याय विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। तो मैम आप कह रही थी जैसे कि काफी सारी लड़कियों की जॉब्स लग गई है। Yes, बैंक में दे आर एज टीचर्स, ट्रेन में, हर जगह उनकी जॉब्स लग गई है। सो मैम रोजगार एम्प्लॉयमेंट को लेकर क्या स्टैटिस्टिक्स है? एक्चुअली इनके लिए कुछ रिजर्वेशन होता है, उस अच्छा। रिजर्वेशन के थ्रू बच्चियां पढ़ाई करती हैं, इनको बेहतर तरीके से जॉब मिलती है। ये खुद राइटर्स अपने लिए अवेलेबल करवाती है। कई सारे ग्रुप्स हैं जो इन बच्चियों के लिए काम कर रहा है, वो इनको किताबें उपलब्ध करवाता है ऑडियो में। उसके अलावा बच्चों के लिए राइटर्स उपलब्ध करवाए जाते हैं, और ये बच्चे कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करते हैं और अपना जॉब कर रहे हैं बेहतर तरीके से। मैम किस एज ग्रुप की बच्चियां हैं संस्था में? यहाँ पर 6 साल से लेकर
40 साल तक की बच्चियां रह रही हैं। अच्छा। कई बच्चियां हैं जो एजुकेशन अपना ले रही हैं, कई बीएड डीएड कर रही हैं, जो स्पेशल एजुकेशन बीआई में होता है। उसके अलावा कई बच्चियां हैं जो पढ़ने में अगर थोड़ा कमजोर हैं तो वो क्राफ्ट की ट्रेनिंग लेती हैं। और हर साल हम बच्चियों का विवाह भी करवाते हैं। जब बच्चियां स्टेब्लिश हो जाती हैं, जॉब में होती हैं, तो वो खुद अपने पार्टनर को सिलेक्ट करती हैं, वो भी जॉब में हो, और उनके पेरेंट्स यहाँ पर आकर हमसे कांटेक्ट करते हैं और सबकी सहमति से हम यहाँ पर एक अच्छा सारा बड़ा सारा वेडिंग प्लान करते हैं। और हमारे सारे डोनर्स उसमें आते हैं, गवर्नमेंट का इंटरफेयर होता है, बच्चों के पेरेंट्स आते हैं और पूरे धूमधाम से हम बच्चियों की शादी करते हैं। पूरी एक फैमिली की तरह Yes, ये yes, एनजीओ yes, फंक्शन yes, कर रहा है। yes. आपकी बातों से तो यही लग रहा है। आप कनेक्ट कैसे करती हैं मैम, मतलब इन लड़कियों से? कोई मुश्किल बात नहीं है। जैसे आप और मैं कनेक्ट हूँ, वैसे ये बच्चियां और हम भी कनेक्ट हैं। अच्छा। यस। लाइक या एनजीओ खुद जाकर जैसे कनेक्ट करता है या No, उन्हें भेजा जाता है just because उनकी ये आंख की प्रॉब्लम रोशनी जब नहीं है? होती थी, जब अवेयरनेस नहीं होती थी। हाँ। अभी इतनी अवेयरनेस है ब्लाइंडनेस को लेकर, हाँ। संस्था को लेकर, एजुकेशन को लेकर। अभी हमें किसी के पास नहीं जाना होता है, बच्चे खुद आते हैं। अब बच्चों का एडमिशन का टाइम हो गया है, न्यू एडमिशन्स आएंगे, तो अब संस्था का नाम है, काम की यहाँ की तारीफ होती है, तो लोग हमसे खुद कांटेक्ट करते हैं और बच्चों को यहाँ लेकर आते हैं। हम बच्चों का पूरा प्रॉपर एक टेस्ट लेते हैं, उन्हें ब्रेल आती है कि नहीं, ये जजमेंट हम लोग करते हैं। उसके बाद हम बच्चों को हर साल 25 से 30 बच्चियों के एडमिशन हम यहाँ करते हैं। अच्छा। और बच्चे रहते भी यही हैं। और ये पूरी जो प्रोसेस है ये निःशुल्क है। हाँ मैम, हमारा पूरा कॉन्वर्सेशन एक पॉजिटिव साइड ही जा रहा है। अब मैं बात करना चाहूंगी ऑपोजिट साइड की। आप क्या चैलेंजेस यहाँ फेस करती हैं? एक्चुअली मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा मोबिलिटी की तरफ ध्यान देना चाहिए। मोबिलिटी यानी कि चलिष्णुता। कई सारे बच्चे हैं जो संस्था तक ही सीमित होते हैं, संस्था में आना जाना हैबिचुअल हो जाते हैं, लेकिन जब ये संस्था से बाहर निकलते हैं तो इन्हें कई तरह के चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। रोड क्रॉस करने में, हाँ। बसेस जो रेगुलर जाते आते हैं उसमें, तो एक चलिष्णुता प्रशिक्षण अनिवार्य करना चाहिए गवर्नमेंट को इन बच्चों के लिए। और स्पेशली एग्जाम्स के टाइम पर हमें ब्रेल इन बच्चों का होता है, भाषा होती है, तो नॉर्मल हिंदी भाषा में लिखने के लिए राइटर्स की बहुत प्रॉब्लम आती है। 12th एग्जाम में भी आती है। अब तो 8th से ही पूरा हो गया है सिस्टम, हाँ। बोर्ड हो गया है, फिर 5th और 8th तो बच्चे हमें अवेलेबल नहीं हो पाते, क्योंकि सेम टाइम पे नॉर्मल बच्चों की भी एग्जाम्स होती हैं और इन ब्लाइंड बच्चों की भी होती है। तो गवर्नमेंट को, एजुकेशन सिस्टम को इन बच्चों के लिए विशेष रूप से राइटर्स उपलब्ध करवाना चाहिए और कुछ बुक्स भी ब्रेल में उपलब्ध करवाना चाहिए। जिन स्कूल्स में ये पढ़ने जा रहे हैं वहाँ प्रोजेक्ट चलता है समेकित शिक्षा, यानी कि हम नॉर्मल बच्चों के साथ इन बच्चों को एसोसिएट करें और हम इन लोगों को एजुकेट करें। वहां पर हमने ये देखा है प्रायः कि इन बच्चों के लिए वहां पर भी स्पेशल ट्रेन टीचर होने चाहिए जो इन पर विशेष रूप से काम करें। अगर ये कुछ चीजें हैं, इस पर वर्कआउट हो जाएगा तो शायद कुछ हमें शिकायत ही नहीं रहेगी और सब सारे काम स्मूथली हो पाएंगे। मैम, जैसे लड़कियां इतनी केपेबल हैं आंखों की रोशनी ना होने के बावजूद भी, तो उनकी एबिलिटी को देखते हुए आप क्या मैसेज सोसाइटी में देना चाहती हैं उन लड़कियों के लिए? देखिए, आप अपने आप को इस तरह से मत समझिए कि हम ब्लाइंड हैं या दृष्टिबाधित दिव्यांग हैं। आप ये समझिए कि अगर आप देख नहीं सकती हैं तो आप सुन तो सकती हैं। आप अपनी आंखों को रोशनी का माध्यम बनाइए और वो कर जाइए जो सामान्य बच्चे भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सभी बच्चे वैसे ही आए थे जैसे आप स्थिति में हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को साबित किया और आज समाज में जुड़कर वो बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। तो बस आपको सपना देखने की जरूरत है। आप सपना देखिए और उसे पूरा कीजिए। थैंक यू। अब बात करते हैं आई डोनेशन के बारे में। ओके। नेत्रदान को लेके आप क्या अपनी एक मान्यता रखती हैं? और संस्था में कितनी लड़कियां हैं जिनकी आंखों की रोशनी वापस मिली है नेत्रदान के द्वारा? देखिए, हमारे वहाँ तो अभी तक एक भी केस नहीं हुआ इन 50 इयर्स में, क्योंकि एक भी केस नहीं हुआ है। बिकॉज हमारे पास लोग बहुत कांटेक्ट करते हैं कि हम आई डोनेट करना चाहते हो। अच्छा। हम बहुत खुश होते हैं कि लोग इस तरह के काम में आगे आना चाह रहे हैं। बट ये बच्चे उस स्थिति में हमारे वहाँ आते हैं जब इनकी जो आई रूट ग्लैंड होती है, जड़ें जो होती हैं रूट्स की, वो सूख चुकी होती हैं। तो आई रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है इन बच्चियों का। ना आई ऑपरेशन हो पाता है, ना आई रिप्लेसमेंट हो पाता है। तो एक बहुत बेकार स्थिति है। सारी लड़कियों के साथ ये प्रॉब्लम लेकिन है। कुछ बच्चियां हैं जो लो विजन हैं,
तो लो विजन को हम प्रॉपर ट्रीटमेंट के द्वारा थोड़ा सा विजन इनका हम प्रॉपर करते हैं। इनको हेल्पिंग एड चश्मे हुए या जो भी अच्छा। इनको हेल्प हो पाती है, दवाइयां हुई, उसके थ्रू ये बच्चे अपने विजन को क्लियर देख पाते हैं, बट रिस्क नहीं लेते हैं क्योंकि इनकी आंखें रिप्लेस नहीं हो सकती हैं। हम इंदौर के सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं जिनसे हम अच्छा। इस बारे में बात कर चुके हैं, इनका चेकअप करवा चुके हैं, लेकिन जिस टाइम पर आई रिप्लेस होती है वो उस टाइम पर हमारे पास पहुंच नहीं पाते हैं बच्चे। ये अच्छा। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात ही हम समझें, और उसके बाद फिर इनका आई रिप्लेसमेंट होता नहीं है एक्चुअली। ओके, बहुत मतलब सुन Yes. के मुझे, क्या फ्यूचर प्लान्स है मैम आपके इस एनजीओ को लेके? देखिए, हम बहुत सारे बच्चों को एजुकेट करना चाहते हैं और समाज की मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं। इन्हें सपने दिखाना चाहते हैं और सपने दिखाने के साथ साथ इनके सपने पूरे करने में मदद करना चाहते हैं। साथ ही बच्चे अपने आप को कभी दृष्टिबाधित दिव्यांग ना समझे, वो उसी तरह से पूरे आत्मविश्वास के साथ समाज में खड़े हों जैसे आप और हम अभी बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये अगर काम हम सोचते हैं तो पूरा करने में बहुत सारा टाइम लगेगा, लेकिन हमारे बच्चे हमें बहुत हेल्प करते हैं इस काम को पूरा करने में, सपने को पूरा करने में। और हम जो चाह रहे हैं वो हमारे डोनर्स के थ्रू हम कर ही रहे हैं। बच्चों को स्पेशल डिवाइस प्रोवाइड करवाना, बेहतर एजुकेशन सिस्टम से बच्चों को होकर गुजरवाना, ब्रेल बुक्स प्रोवाइड करवाना, इनका अच्छे से ख्याल रख पाना, जो भी बेहतर तरीके से हम कर पा रहे हैं वो हम सब हमारे दानदाताओं की मदद से कर रहे हैं। इट वाज सो नाइस टू हैव यू हियर मैम। बच्चों का रूटीन लड़कियों का कैसा रहता है? बच्चों का रूटीन हमसे बहुत बेहतर होता है। हमारे अच्छा। बच्चे पूरे टाइम को फॉलो करते हैं। अच्छा। सुबह 5 बजे बच्चे उठ जाते हैं, कई बच्चे 4 बजे उठ जाते हैं। उठकर फटाफट, चूंकि बच्चे बहुत सारे हैं हाँ। तो नहाने का सबका नंबर रहता है। हाँ। फटाफट पूरा फ्रेश अप होना, नहाना। हाँ। फिर हमारे वहाँ एक मंदिर है, वहां पर सारी बच्चियां जल चढ़ाती हैं, शंकर भगवान जी की पूजा करती हैं। उसके बाद फिर रेडी होती हैं, हमारे डोनर्स आ जाते हैं, बच्चे ब्रेकफास्ट करते हैं। हमारे वहाँ तिथि योजनाएं चलती हैं, जैसे आज आपका बर्थडे है या कल किसी की शादी की सालगिरह है या सपोज टू पुण्यतिथि है, तो उस दिन का भोजन कोई यहाँ बुक करवाएगा और वो यहाँ पर आकर बच्चों को सर्व करता है। और बर्थडे है तो बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, या कुछ भी पुण्यतिथि है तो अपनी जो भावनाएं हैं वो बच्चों के साथ शेयर करते हैं। तो सुबह बच्चे ब्रेकफास्ट करते हैं 8 बजे लगभग। उसके बाद जो बच्चे यहाँ स्कूल पढ़ते हैं वो प्रेयर होती है 9:30 से 4 बजे तक यहाँ स्कूल लगता है। बाहर वाले बच्चे बसेज आ जाती है, 9 से 12 तक बच्चे जाते हैं, 5 बजे लौटते हैं। कॉलेज अच्छा। वाले बच्चे 10 बजे चले जाते हैं। कई बच्चे कंप्यूटर सीख रहे हैं तो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वहां जाते हैं सीखने, कुछ यहाँ पर सीखते हैं बेसिक। जो छोटे बच्चे वो यहाँ सीखते हैं, बड़े बच्चे बाहर सीखते हैं। कॉलेज से बच्चे 5-6 बजे तक आते हैं। बीच में कुछ बच्चे आ जाते हैं जो यहाँ रहते हैं, उनका लंच टाइम 12:30 रहता है। शाम को इनका हाई टी होता है, 4 बजे हमारे डोनर आते हैं, वो बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स लेकर आते हैं। बच्चे खूब बढ़िया खाते हैं, इंजॉय करते हैं। फिर थोड़ा सा आराम करते हैं। शाम को बाहर प्लेग्राउंड्स हैं, बगीचे हैं, वहां पर गार्डन में खेलते हैं, कुछ एक्टिविटी करते हैं। कुछ बच्चे नेशनल क्रिकेट टीम में सिलेक्ट हुए हैं तो वो अपने क्रिकेट की ट्रेनिंग लेते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। कुछ बच्चे 4 बजे उठकर पीटी करते हैं, योगा करते हैं। अच्छा। एक मैडम है योग टीचर, वो आ जाती है, वीक में 3 दिन वो सिखाती हैं। ऐसे करके पूरा इनका रूटीन होता है। शाम को सब आते हैं, प्रेयर होती है, देन इनका डिनर टाइम होता है। शाम के डोनर्स अलग आते हैं और रात को 10, 10:30, 11 बजे तक ये सो जाते हैं। फिर वही रूटीन होता है इनका। सो मैम, ये जो डोनर्स है रेगुलर बेसिस पे कनेक्टेड? रेगुलर। अच्छा। हाँ, ये आपके 365 दिन हाँ यहाँ पर रहेंगे। अच्छा। कोरोना के समय बहुत सारी ऐसी सिचुएशन हमने देखी जब कुछ बच्चे यहीं पर थे, उनके पेरेंट्स ने तक उन्हें लिया नहीं वापस कि हम नहीं अंदर लेंगे, इन बच्चों को घर पे आने नहीं दिया। हमारे कई लोग उन्हें छोड़ने भी गए। उस समय भी हमारे जो डोनर्स हैं वो गेट के बाहर डोनेशन देकर जाते थे, बच्चों के खाने का सामान, सब्जियां। तो हम लोग लकी हैं, हम एक माध्यम है, लेकिन अगर हमारे डोनेशन बेस पर हम जो काम कर रहे हैं तो हमारे जो दानदाता हैं वो बहुत अच्छे हैं। मतलब उनका बहुत बड़ा सहयोग है, सामाजिक न्याय विभाग का बहुत सहयोग है। मैं सभी दानदाताओं को थैंक यू कहना चाहूंगी, सामाजिक न्याय विभाग को थैंक यू कहना चाहूंगी, मेरी जो पूरी टीम है उन्हें थैंक यू करना चाहूंगी, क्योंकि वो अगर नहीं होते तो शायद हम लोग ये काम नहीं कर पाते। सब मिलकर एक सोच के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ ये काम कर रहे हैं। ऐसा कोई इंसिडेंट मैम जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी? यस, हमारे वहाँ एक बच्ची थी, मैं नाम नहीं बताना चाहती हूँ उसका।
और वो बच्ची को डॉक्टर ने कैंसर बता दिया था, कैंसर डिटेक्ट किया था, ब्लड कैंसर। वो बच्ची बहुत पढ़ाई में इंटेलिजेंट थी और उसको लगता था कि दवाइयां खाती थी तो उसको ओबेसिटी बढ़ती थी, उसकी बॉडी पूरी ग्रीन हो जाती थी, रेड हो जाती थी एकदम। हम उसको डॉक्टर के पास भी लेकर जाते थे, बट वो बहुत रोती थी, दवाइयां नहीं खाती थी। लेकिन उस लड़की ने बहुत अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया। हम यही बोलते थे बेटा तुम कुछ जरूर बनोगी। आज वो बैंक में बहुत बड़े पोस्ट पर काम कर रही है और इंदौर के सारे बैंक के लोग उसे जानते हैं। वो जब हमारे बीच में आती है हमें बहुत प्राउड फील होता है। और आज उसने उसका मकान ले लिया, उसकी कार ले ली है और बढ़िया खुद सारे सपने वो पूरे किए हैं जो एक नॉर्मल बच्चे के ड्रीम्स होते हैं। एक बस वही नहीं है, ऐसी कई सारी बच्चियां हैं जिनकी अपनी अपनी कहानियां हैं। हम सबके अगर एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे, क्योंकि हर दिन हमें यहाँ एक नया एक्सपीरियंस होता है। वो दिन जब बच्चा यहाँ पर आता है और उसे पता नहीं होता है हॉस्टल के बारे में कि कहाँ पिलर है, कहाँ स्टेयर है, कहाँ गार्डन का झूला लगा हुआ है, वो टकराते हैं और उनके सिर से खून निकलता है, नाक से खून निकलता है। वो दिन हम देखते हैं, हमें आंसू आते हैं कि यार ये बच्चा, फिर हम देखते हैं वही बच्चा भागने लगता है, उसे हमें बताना ही नहीं पड़ता है यहाँ टर्न लेना है। और हमारे वो डोनर जो ये देखते हैं, समझते हैं कि इस पिलर से टकराकर ये बच्चा चोटिल हो सकता है, इसे ब्लड निकल सकता है या कुछ चोट लग सकती है, जब हम उन डोनर्स को बताते हैं कि यहाँ पर आप कुशनिंग कर दीजिए ताकि बच्चे टकराएं तो उन्हें चोट ना आए, और वो इस फीलिंग को समझते हैं और वो हमारी बात के अकॉर्डिंग, हमारी सुविधा के अकॉर्डिंग उन बच्चों का ध्यान रखते हुए कुशनिंग करवाते हैं, तो हमें ये चीज सोचकर, ये चीज समझकर बड़ा ही अचरज होता है कि ऐसे भी लोग हैं जो इन बच्चों की इतनी छोटी छोटी रिक्वायरमेंट को हमारे माध्यम से जानकर फुलफिल करवा रहे हैं। तो हमें प्राउड है इस तरह के लोगों पर जो हमसे जुड़े हुए हैं। हमें प्राउड है आप लोगों पर जो आप हमारी बात नॉर्मल लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, और हमें प्राउड है हमारी पूरी टीम पर जो इस काम में, इस नए काम में अपना 100% दे रही है। We are proud as well, मैम। इतनी सारी बातें, इतनी इंफॉर्मेशन आपके द्वारा हमें जानने को, हमारे लोगों को जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उन्हें जानने को मिली। थैंक यू सो मच मैम। हमने जाना आज के पॉडकास्ट में कि कितना ज़रूरी है ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करना, हम कितनी हेल्प कर सकते हैं इस एनजीओ के माध्यम से उन लड़कियों की, उन लोगों को जिनको ज़रूरत है, जिनको वाकई ज़रूरत है, कुछ ऐसे सिलेबस जो उनके लिए प्रोवाइडेड नहीं है, वो सब हम फुलफिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। वीरम के इस पॉडकास्ट में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कि आज के पॉडकास्ट का हमारा उद्देश्य था आप लोगों को दृष्टिहीन दिव्यांग लोगों के जीवन के बारे में बताने का। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का पॉडकास्ट सुन के आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस कार्य क्षेत्र में अपनी सेवाएं देंगे। अगर आपको हमारा छोटा सा प्रयास पसंद आया हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।